ओके नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स, बीड्स एंड बॉन्स। इस चैप्टर में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओके सो हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर थी, इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई, इसका कालखंड क्रम क्या तय किया गया और इसके घर, इसमें टाउन प्लानिंग, इसके अंदर रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, इन सारी चीज़ों का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ओके और अंत में इसके डिक्लाइन से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो चलते हैं हड़प्पा सभ्यता की ओर। ओके सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी व इसकी सहायक नदियों व कुछ अन्य नदियों के किनारे हुआ था। यह एक नगरीय सभ्यता थी जिसे हम फर्स्ट टाउन प्लानिंग के रूप में भी जानते हैं। ओके यह पूर्ण रूप से व्यवस्थित ग्रिड पैटर्न हम नगर विन्यास हमको यहाँ प्राप्त होता है, जिसका हम शहरों के टाउन प्लानिंग में, घरों में, नालियों में, सड़कों में, स्नानागार, इन सभी के अंदर हम उनके आर्किटेक्चर को, उनके द्वारा यूज़ किए गए मॉडर्न पैटर्न को भी हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि सभ्यता की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं यहाँ से प्राप्त हुई सील, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज एंड पोर्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें थी, उन सभी से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं कि इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता कहें। पहली बार जो स्थान खोजा गया मीन्स एक्सकेवेशन स्टार्ट हुआ वो हड़प्पा था, लेकिन मोस्टली साइट्स अभी तक क्या थी, सिंधु नदी के किनारे मीन्स वो मोस्टली साइट वर सिचुएटेड नियर ऑफ इंडस रिवर और देयर ट्रिब्यूटरीज। That's why historian call Indus Valley civilization. But after then हम देखते हैं कि बहुत सारी साइट सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के अलावा पाई। उसके बाद इतिहासकार फिर कंफ्यूज हो गए कि हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। तो अंत में जाकर उन्होंने ये निश्चित किया कि जो पहला स्थान हमने खोजा गया था और उसकी खुदाई की गई थी, उसी के नाम से हम इसे हड़प्पा सभ्यता कॉल करेंगे। सो इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसको हम हड़प्पा सभ्यता यहाँ से कहते हैं। चलिए अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि ये कहाँ पर विस्तृत थी। ओके हड़प्पा सभ्यता आधुनिक भारत, कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के और कुछ 2-3 साइट हम अफगानिस्तान में देखते हैं, जिसमें सोरतुघई, मुडिगाक और पठानी दम जैसे क्षेत्र प्रमुख रूप से सिचुएटेड थे। ओके सो अब चलते हैं कि ये सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, इसका क्षेत्रफल क्या था, इसके नॉर्थ में कौन सा साइड था, साउथ में कौन सा था। ओके चलिए लेट्स गो। ओके सो नॉर्थ के अंदर देखते हैं, आधुनिक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो मांडा था चिनाब नदी के किनारे स्थित था। साउथ में दायमाबाद जो आधुनिक महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे स्थित था। इन दोनों के मध्य 1400 किलोमीटर तक का ये जो सभ्यता थी नॉर्थ से साउथ के मध्य 1400 किलोमीटर के अंदर में फैली हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके पूर्व में आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे और इसके पश्चिम में जो सूतकांगेडोर जो आधुनिक पाकिस्तान में था, ये दासमक नदी के किनारे था। ईस्ट से वेस्ट का जो डिस्टेंस था 1600 किलोमीटर हमको मिलता है। और अगर हम बात करें इस पूरे क्षेत्रफल की हड़प्पा सभ्यता के, तो हम देखते हैं वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। ओके सो आपकी क्षेत्रफल के बारे में जानकारी पूरी होती है। अब चलते हैं कि इतिहास को पढ़े कैसे। बहुत सी बार लगता है अरे क्या कन्फ्यूजन सब्जेक्ट में आ गए यार। तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देते हैं, चाहे आप आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग से देखो, चाहे किसी भी विषय के अध्ययन के संदर्भ में देखेंगे, तो इन 5W1H से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है। 5W1H के आधार पर पूरे इतिहास का अध्ययन करेंगे। सो देखते हैं हु किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम इसका प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट क्या है, व्हाट मीन्स क्या, तो इट वॉज ए अर्बन सिविलाइजेशन। कैसी सभ्यता थी,
कैसी सभ्यता थी? अर्बन सिविलाइजेशन। सो व्हेन, तो इसका टाइम पीरियड क्या था? तो देखते हैं 2600 से लेकर 1900 BCE के मध्य हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका टाइम पीरियड फिक्स करते हैं, लेकिन जो कार्बन डेटिंग मेथड्स के आधार पर हम देखेंगे कि इसका टाइम पीरियड 2300 से लेकर 1750 BCE मिलता है। लेकिन इस टाइम पीरियड को लेकर बहुत सारे इतिहासकारों की अपनी अपनी राय है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वेयर। तो ये कहां पर सिचुएटेड थी? तो हमने देखा इंडिया, पाकिस्तान एंड सम साइट्स वर आल्सो इन अफगानिस्तान। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाई, मींस क्यों, क्या कारण रहा इस सभ्यता के डिक्लाइन का, मींस डिक्लाइन। नेक्स्ट हाउ, मतलब राइज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कैसे हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स के आधार पर हम इस टॉपिक का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ओके, सो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड, अब कुछ साइट्स देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की, जिसमें प्रमुख साइट्स में हम देखेंगे इसका प्रमुख स्थल था हड़प्पा, जिसकी खुदाई किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। ये रावी नदी के किनारे आज मोंटगोमरी पाकिस्तान में सिचुएटेड है। और इसके अलावा सेकंड इसका प्रमुख स्थल है वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो वाज सिचुएटेड नियर द इंडस रिवर। इट वाज एक्सकेवेटेड बाय R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी इन 1922। ओके, सो इसके अलावा भी बहुत सारी साइट्स थी। राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में बनावली, मीठाथल, राखीगढ़ी, दिल्ली के पास आलमगीर देख चुके हैं, कोट तीजी, फिर आमरी, चमूदरो, बालाकोट, धोलावीरा गुजरात में, नागेश्वर गुजरात में, और यहाँ लोथल और रंगपुर। ये प्रमुख साइट्स किसकी थी? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। सो नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन देख ही चुके हैं, टाइम पीरियड, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और कितने भागों में हमें इसका नगर विन्यास मिलता है? 2 भागों में, अपर टाउन और लोअर टाउन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, ये महोदय हैं, कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, आपने पहचान लिया। सो अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, कहां से आए और किस लिए आए, ये सारी बातें जानते हैं। तो पहली बात, ये हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। ASI मींस आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के रूप में मिड 19th सेंचुरी में अलेक्जेंडर कनिंघम को अपॉइंट किया जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को अपॉइंट किया जाता है और भारत में खुदाई के बारे में उनसे मतलब आगे बढ़ाने के इनका प्रयास रहा। लेकिन एक ब्रिटिश ऑफिसर मींस व्यक्ति कहना, या ब्रिटिश व्यक्ति कहें ज़्यादा उचित होगा, तो एक सील कनिंघम के सामने लाते हैं जो इस प्रकार की थी, जो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट में कुछ साइंस वगैरह बने हुए थे, और नीचे एक वृषभ का आप पिक्चर देख सकते हैं जिसके अंदर इनको दिया। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन कनिंघम के साथ क्या हुआ कि उसको ये सक्सेसफुली टाइम फ्रेम में रखने में इन्होंने असफल प्रयास किया। इनका मानना था, किनका मानना था? कनिंघम का, कि भारतीय ये जितने भी इतिहासकार थे, ये सारा का सारा जो रिकॉर्ड था किस आधार पर लिखते थे, देखते हैं। Archaeologist Survey of India began archaeological excavation in the mid 19th century. Archaeologists preferred to use the written word as guide of investigation. He used the accounts left by the Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th to 7th century. 4वीं और 7वीं शताब्दी के मध्य जो चीनी यात्रियों द्वारा भारत का भ्रमण किया गया, उन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर इन्होंने उस सील का टाइम फ्रेम सेट करने का प्रयास किया। लेकिन प्रयास असफल रहा क्योंकि वो उस सील्स को समझ ही नहीं पाए। अन्य भारतीयों की तरह भी इन्हीं का, कनिंघम का यही विश्वास था कि भारत के अंदर जो शहरों की उत्पत्ति है वो गंगा घाटी में उत्पन्न हुए या राइज हुए या गंगा घाटी में पनपे शहरों से ही भारत में सभ्यता का प्रमाण या भारत में सभ्यता का प्रारंभ गंगा घाटी से ही मानते हैं। कौन? गंगा घाटी में पनपे शहरों से ही भारतीय सभ्यता का विकास या राइज मानते हैं। जैसे भारतीयों का अनुमान था वैसा ही कनिंघम का रहा। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं कि इनके बाद नेक्स्ट महोदय आते हैं, उनका नाम है जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। 1921 में इन्हें
ये आते हैं डायरेक्टर जनरल के रूप में और भारत में खुदाई का काम स्टार्ट करते हैं। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये बहुत पहली बार एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में भारत में आते हैं। अब आते हैं तो प्रोफेशनल कैसे हुआ भाई? क्या इन्हें पहले से जानकारी थी? यस, ही नो अबाउट एवरीथिंग ऑफ आर्कियोलॉजी बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ ग्रीस एंड क्रीट टू द फील्ड। इसी क्षेत्र के अंदर ये इससे पहले भी ग्रीस और क्रीट के अंदर काम कर चुके थे। कौन? जॉन मार्शल। ओके, सो इंडिया में आते ये क्या करते हैं कि अब इंडिया में जैसे आए तो 1921 के बाद ये 1924 में एक सिविलाइजेशन के बारे में अनाउंस करते हैं और वो सिविलाइजेशन है कौन सी? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, सो इनके अंडर में दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खुदाई करते हैं और आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो की 1922 में खुदाई प्रारंभ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, यहाँ पर दयाराम साहनी के द्वारा कहाँ की गई? हड़प्पा की, और आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। ओके, तो हड़प्पा स्थल की जब दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई की गई तो यहाँ पर इन्हें दो टीले दिखाई दिए और फर्स्ट टीला जो ऊंचाई पर था जिसे सिटाडल नाम दिया गया और जो कम ऊंचाई पे था लेकिन साइज में बड़ा था जिसे हम लोअर टाउन नाम दिया गया। ओके, सो हम देखते हैं कि ये टाउन प्लानिंग कैसा था। सो हड़प्पन टाउन प्लानिंग वाज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वाज नोन एज ए सिटाडल एंड सेकेंड वाज ए लोअर टाउन। इट्स ऑल्सो कॉल्ड ए अपर टाउन। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे ये एक वेस्ट साइड में सिचुएटेड था, साइज में स्मॉल था और थोड़ी ऊंचाई पर सिचुएटेड था। इसके अलावा हम इसको यहाँ वैसे भी देख सकते हैं कि राजा महाराजाओं के द्वारा एक पहाड़ी पर किले बनाने जैसा। तो ऐसा क्यों देख सकते हैं? ऐसा क्यों बनाते थे? ऐसा इसलिए भी बनाते रहे होंगे, शायद ये सारी की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे थी और हर साल बारिश के समय बाढ़ का पानी आता था, तो उससे बचने के लिए। सेकंड चीज़ हम देख सकते हैं कोई एपिडेमिक के रूप में, या थर्ड चीज़ देखें तो किसी नगर से या किसी बाह्य व्यक्ति के द्वारा अटैक से, आक्रमण से बचने के लिए भी ये ऊंचाई पे बनाते थे। तो जो भी रहा हो हड़प्पा वासियों का कारण कि उन्होंने अपने सिटाडल को ऊंचाई पे रखा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। जब हमने इसकी खुदाई की गई तो यहाँ पर 4 मेजर बिल्डिंग्स हमको मिलती है जिसे हम ग्रेट बाथ, प्रीस्ट हाउस, वेयर हाउस एंड असेंबली हॉल के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट लोअर टाउन की ओर चलते हैं। लोअर टाउन अपर टाउन से थोड़ा डाउन में था। नेक्स्ट किस दिशा में था? ये वेस्ट में था और ये ईस्ट में था। कौन? लोअर टाउन। ये सब देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं अब क्या क्या था। अब वापस सिटाडल में आते हैं तो सिटाडल में क्या क्या मिलता है हमको देखते हैं कि इट वॉज सिचुएटेड इन वेस्ट पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन एंड ऑल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर सारी की सारी बिल्डिंग्स थी एक विशेष प्लेटफॉर्म पे बनी हुई थी सिटाडल के अंदर। नेक्स्ट हियर बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक्स एंड प्लेटफॉर्म्स। इट वाज आल्सो वॉल्ड विच मीन्स इट वाज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। कहते हैं इसको चारों तरफ से फोर्टिफाइड भी किया गया था, जो भी रहा हो सुरक्षा का मेन कारण रहा होगा। ओके, सो इट वाज स्मॉलर इन साइज एज ए कंपेरेटिव टू लोअर टाउन। ओके, तो इस लोअर टाउन के कंपैरिजन में ये साइज में छोटा था। कौन? अपर टाउन। चलिए हम देखते हैं। ये आपको ग्रेट बात दिखाई दे रहा होगा और ये होगा वेयर हाउस। यहाँ 4 मेजर बिल्डिंग्स मिली जिसमें ग्रेट बात और नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है वेयर हाउस, उसके बाद प्रेस्ट हाउस और देन नेक्स्ट होगा असेंबली हॉल। देखिए ग्रेट बात एक रेक्टेंगुलर टैंक होता था जिसमें 3 साइड से रूम थे। एक साइड से रूम में कुआं था और वहाँ से वहाँ पानी आता था। इसमें नॉर्थ से साउथ में सीढ़ियाँ होती थी। इसकी लेंथ यहाँ से 39 फीट, इसकी चौड़ाई 23 फीट और इसकी जो ऊंचाई थी किसकी? ग्रेट बाथ की, वो 8 फीट थी। इसमें इन लोगों ने यहाँ पर डॉक्टर फिक्सिट, आधुनिक डॉक्टर फिक्सिट की तरह जो जिप्सम और बिटुमेन का लेयर से प्लास्टर करने का प्रयास किया गया था। किसमें? ग्रेट बाथ में। नेक्स्ट देखते हैं वेयर हाउस।
वेयर हाउस कहते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता था, तो आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए इन लोगों ने यहाँ अनाज स्टोर करने की एक विशेष जगह बना रखी थी। इसके हड़प्पा के अलावा हम कालीबंगा जैसे डोमेस्टिक लोअर टाउन में भी हम ऐसे देख सकते हैं। शायद ये ऐसा ही होगा जैसे हम आधुनिक FCI काम करता है, जैसे आधुनिक हमारे वर्तमान समय में जो FCI काम करता है वैसा ही कार्य किसका रहा होगा, वेयर हाउस का रहा होगा। चलिए देखते हैं इसकी साइज क्या थी। इसकी ऑल ओवर साइज 15x37 मीटर हम देख सकते हैं। इट हैव अ बिग कॉरिडोर विद द रूम्स ऑन द इट्स बोथ साइडेड। कहते हैं इसके दोनों साइडेड मतलब कॉरिडोर के दोनों साइड रूम वगैरह भी देख सकते हैं। इट वॉज यूज फॉर द स्टोरिंग ग्रेन्स लाइक व्हीट एंड बार्ले। यहाँ पर व्हीट और बार्ले को स्टोर करने का क्षेत्र रहा होगा। इसके अलावा हम देखते हैं थर्ड बिल्डिंग देखते हैं प्रेस्ट हाउस। प्रेस्ट हाउस ये ग्रेट बाथ के नॉर्थ में सिचुएटेड था, जो मोस्टली या तो पूजा स्थल के रूप में या वो पूजा स्थल की पूजा करने वाले जो प्रेस्ट थे उनका रहने का स्थान रहा होगा। चलिए थर्ड हो चुका है। फोर्थ हमारा देखते हैं असेंबली हॉल। असेंबली हॉल के अंदर हम देखते हैं और चलते हैं कि यहाँ पर जो भी चाहे राजनीति से संबंधित, आर्थिक निर्णय से संबंधित हो, सामाजिक सांस्कृतिक निर्णय से हो, या जो भी रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से रहा होगा, ट्रेड से रहा होगा, जो सारे जो निर्णय और नीति निर्धारण के जो कार्य थे वो असेंबली में किए जाते हैं। ओके, चलो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। बैक लीजिए बेटा। ओके, सो बैक 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 बैक। सो अब देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आप कि ये कैसे याद करेंगे। ग्रेट बाथ, प्रेस्ट हाउस, वेयर हाउस एंड असेंबली हॉल कैसे याद करेंगे। सुबह सुबह क्या करते हैं, बाथरूम जाते हैं, फिर क्या करते हैं हम नहाने सॉरी देखते हैं दोबारा कि पहले क्या करते हैं, बाथरूम में नहाने जाते हैं, फिर क्या करते हैं, पूजा करते हैं, फिर क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और फिर क्या करते हैं, काम पे जाते हैं। वैसे भी आप इसको याद कर सकते हो। मीन्स ग्रेट बाथ, प्रेस्ट हाउस, वेयर हाउस एंड असेंबली हॉल। ओके, सो नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं वापिस। अब चलते हैं हम लोअर टाउन की ओर। लोअर टाउन कहाँ था, कैसा था, घर कैसे थे, वो सारी हम देखेंगे। कहते हैं ये ईस्ट साइड में सिचुएटेड था, अपर टाउन से कम हाइट पे था और लेकिन साइज में उससे बड़ा था। ये अपर टाउन से एक छोटी सी दीवार के द्वारा एक अलग क्षेत्र या अलग विन्यास हमको इसका मिलता है। किसका, लोअर टाउन का। यहाँ पर जब लोअर टाउन में आते हैं तो यहाँ जल की व्यवस्था के रूप में बहुत सारे कुएं मीन्स वेल हमको मिलते हैं, जो यहाँ के जल की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने का काम करते हैं। इसके अलावा हमें हर घरों के अंदर बाथरूम मिले हैं, जो शायद इनके द्वारा मतलब सबसे बढ़िया सैनिटेशंस वगैरह ये साफ़ सफाई का ध्यान रखते थे और अपनी प्राइवेसी वगैरह रखने के लिए इन्होंने ऐसा बाथरूम वगैरह बनाया था। इनको चारों तरफ से वॉल से ईंट्स वगैरह से देख सकते हैं और बीच में आप देखेंगे प्लास्टर करने का भी प्रयास किया गया है। सो अब देखते हैं कि पूरी की पूरी जो लोअर टाउन हो चाहे अपर टाउन हो वो बना कैसे होता था या ब्रिक साइज कैसी होती थी। द रेशियो ऑफ द ब्रिक साइज वॉज 1:2:4 था विद साइज ऑफ 7.5 × 15 × 30। चलिए वहाँ पर ईंट का कैसी प्रयोग की जाती थी उससे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की ईंट थी, एक मड ब्रिक्स और जो धूप में सुखाकर तैयार की जाती थी और दूसरी थी बर्न ब्रिक्स। चलिए जो हम अगर ईंट को साथ में लेकर देखें तो ये इसकी लंबाई होगी, ये इसकी चौड़ाई होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी ब्रिक्स की। सो इसमें देखें जब इसको गारे से बनाकर धूप में सुखा दिया जाता था एक ऐसी होती थी, और सेकंड क्या होता था कि इसी ईंट को उन्होंने बनाया और आग में पका लिया, तो इसे ही टेराकोटा बोला जाता है। जो कोई भी वस्तु हो चाहे वो मिट्टी से बना हुआ हो उसको आग में पकाने के बाद इसे टेराकोटा बोला जाता है। इससे आग में पकाने से क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इससे ब्रिक हो या कोई भी वस्तु हो वो ड्यूरेबल ज़्यादा हो जाती है या लंबे समय तक वो चल सकती है। सो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बर्न ब्रिक का यूज कर रहे हैं कौन, हड़प्पा के निवासी। ऑल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स एंड ब्रिक्स वर ऑल्सो यूज इन ड्रेन्स। इसके अलावा जो ब्रिक्स है वो नालियों में यूज की जाती थी। अब चलते हैं हम शहर के अंदर घुस गए, अब देखते हैं नालियों को, देखते हैं कैसे हैं।
कि रोड की तरह यहाँ पर भी ग्रिड पैटर्न के अकॉर्डिंग नालियाँ हमको देखने को मिलती है। ड्रेन्स वर बिल्ट अलॉन्ग विद द स्ट्रीट्स, नालियों के साथ साथ नालियाँ मतलब रोड के साथ में दे वर मेड अप द बर्न ब्रिक, ये बर्न ब्रिक से बनी हुई होती हैं। दे वर टोटली कवर्ड, जैसे 2 ब्रिक्स लगी और उसको कवर कर दिया। जैसे अभी वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कैसे हम नालियों को कवर करते हैं, वैसा ही हड़प्पा वासियों ने प्रयास किया था। ओके नेक्स्ट, एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू ड्रेन। सो अपने जल निकासी का बहुत उत्तम प्रबंध था, तो इन्होंने सारे घरों की जो नालियाँ थी एक बड़े नाले से कनेक्ट होती और उस नाले से सारा गंदा पानी बाहर निकल जाता। ओके, सो एग्जाम्पल के रूप में जयपुर के अंदर द्रव्यवती रिवर को देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, द होल वेस्ट वाटर कैरिड आउट रिवर वेयर इट वॉज ड्रेन ऑफ। ओके, सो थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ जो कुएं से जो पानी आता उसको नालियों के थ्रू, जो गंदा पानी होता और नालियों के थ्रू उसको शहर के बाहर निकाल दिया जाता। इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पिक्चर में भी आप देखेंगे कि ये नालियाँ आपको बनी हुई जो बर्न ब्रिक्स से थी बनी हुई दिखाई देंगी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, जो सबसे बढ़िया इनका जो प्रयास था वो था रोड हम देखेंगे कि घरों के पैरेलल जो नाली, जो ये देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये जितनी भी रोड्स हैं ग्रिड पैटर्न में बनी हुई होती है, घर के पैरेलल। और सबसे बढ़िया बात देखेंगे, होल सेटलमेंट वाज कनेक्टेड बाय रोड नेटवर्क। इन लोगों ने अब पूरे रोड नेटवर्क से क्यों कनेक्ट कर रखा था ये भी सुन लीजिए। ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और अर्बन सिविलाइजेशन किस पे डिपेंड होती है? ट्रेड पे। तो ट्रेड एक्टिविटी के लिए रूट्स तो बढ़िया चाहिए, तो इस वजह से इनकी सड़कें सबसे उत्तम थी। रोड एंड स्ट्रीट्स वर लेड डाउन अलोंग एन अप्रॉक्सीमेटली ग्रिड पैटर्न। ओके, रोड इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। ओके, वाइड रोड्स वर कंस्ट्रक्टेड। पहले देखते हैं कि रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हुए दिखेगी। दूसरी, यहाँ पर जो रोडों की साइज थी बहुत वाइड होती थी। ट्रैफिक जाम होता था क्या? शायद ऐसा तो नहीं था, लेकिन इनका जो प्लानिंग था बहुत उत्तम था, बहुत अच्छा था, नाइस था। उस वजह से इन्होंने पहले से ही सड़कों की चौड़ाई बहुत अच्छे से रखी थी। कहाँ पर? हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि इन्होंने रोड को पक्का करने का प्रयास किया गया था। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के अंदर बढ़ते हैं। अभी तक हम शहर के अंदर गए थे, लेकिन अब घर के सामने, किसी एक घर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और घर को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा? चलो देखते हैं। कोर्ट देखो, अब घर के अंदर एंटर होने से पहले देख लेते हैं कि घर के सामने एक गेट है, लेकिन वो कोने में दिखाई देता है। इट मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जितने भी जो गेट थे घर के कोने में, ना कि सेंटर में हुआ करते थे। ओके, अब गेट को देखा हमने तो क्या पाया कि वो सिंगल पैते में है, ना कि डबल पैते में। जैसे हमें फोल्ड करते हुए खुलते हैं वैसा नहीं था, वहाँ सिंगल पैते में हमको गेट दिखाई देते हैं। कहाँ पर? हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। अभी तक तो ये देख लिया, अब थोड़ा नजरिए और घुमाते हैं तो हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि साइड के अंदर विंडो भी नहीं दिखाई दी। इट मीन्स दे माइट मेंटेन देयर प्राइवेसी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए विंडो वगैरह नहीं रखते थे। ओके, ये सब देख चुके हैं। अब चलते हैं अपनी स्लाइड पे। कहते हैं कि स्लाइड्स, तो घर के अंदर हम घुस गए हैं। अब घर के अंदर घुसे, जैसे ही पैर रखा तो हम देखते हैं कि वहाँ सिंगल रूम से लेकर 13 रूम्स तक के रूम्स हमको उस लोअर टाउन के अंदर मिलते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर सामने ही एक कोर्टयार्ड है जो भरा पूरा है। उसमें सारी जो घर की डोमेस्टिकल एक्टिविटी होती थी वो कोर्टयार्ड के अंदर कंडक्ट की जाती थी। अब कोर्टयार्ड में, इससे पहले एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पर सीढ़ियों के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो छत पे जाने का रहा हो, और इसका प्रमाण ये भी हो सकता है कि वो वहाँ पर डबल स्टोरी बिल्डिंग भी रही होगी, जो इतिहासकार डबल स्टोरी बिल्डिंग होने के प्रमाण देते हैं।
इन्हीं स्टेयर्स के द्वारा। ओके, सो अब टॉपिक पे आते हैं कि कोर्टयार्ड वाज अ सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी, कुकिंग, वीविंग वर आल्सो डन इन द कोर्टयार्ड। एवरी हाउस हैड इट्स ओन bathrooms paved with the bricks and its drains. Okay, so at some place rooms for the passers-by were also built. There were total number of the 700 wells we have found in Harappan civilizations. House separated from the neighbors once by at least a foot of the space between the walls. Courtyard was the center of house with the rooms on all sides. There were no window along the lever, the main entrance along nor with the direct view of inner. तो ये सारी चीज़ें हम हड़प्पा सभ्यता के अंदर देखने को मिली। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और बच्चों को इसके बारे में जानकारी दीजिएगा ताकि हम हिस्ट्री को घर घर तक पहुंचा सकें। वैसे पहुंची हुई है, लेकिन इस कोविड-19 के दौरान बच्चों को मदद करने का प्रयास करें। ओके, नमस्कार।